प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का 5वां पाठ अध्ययन कर रहे हैं। कविता है ग्राम श्री, जिसके लेखक हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। सर्वप्रथम हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इसके पश्चात कविता परिचय और फिर हम कविता का सरलार्थ देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है, अर्थात उन्होंने 1916 में काव्य रचना करना प्रारंभ कर दिया और जो कब तक रहा, 1977 तक। 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ग्रामश्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। अब हम देखते हैं कविता ग्राम श्री। जैसा कि हमने देखा है, कवि ने प्रस्तुत कविता के अंदर गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को, गांव की प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी चित्रण इस कविता में किया है कि गांव किस प्रकार से हरा भरा, अत्यंत सुंदर, रमणीक और मनमोहक नजर आता है। कवि ने लिखा है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि ने वर्णन करते हुए लिखा है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी निगाहें जाती हैं, वहाँ तक खेत कैसे नजर आ रहे हैं? हरियाली से युक्त, कोमल हरियाली से युक्त। और कोमल हरियाली से युक्त खेत कैसे नजर आ रहे हैं? जैसे मानो मखमल की कोई चादर फैली हुई हो। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और सुबह के समय जब उस हरी भरी धरती पर, जब हरियाली युक्त उस धरा के ऊपर सूर्य की किरणें, रवि में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणों का प्रकाश छन छन कर उस हरियाली में से धरती पर जब जा रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई चांदी की जाली हो, मानो कोई चांदी की ऐसी चादर बिछी हुई हो जो जाली से युक्त हो, ऐसा आभास करा रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और पौधों में जो नए नए पत्ते हैं, जो कोंपण हैं, वो इतने मुलायम पत्ते हैं कि उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें उन्हें भेद करके नीचे तक पहुंच रही हैं।
इससे कैसा आभास हो रहा है कि मानो उन तिनकों के भीतर बहते हुए हरे रंग के खून का आभास हो रहा है। लग रहा है कि मानो उन तिनकों के तन पर, उन तिनकों के शरीर में हरे रंग का रुधिर बह रहा हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और धरती कैसी है? श्याम वर्ण की। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और उस श्याम वर्ण की धरती के ऊपर जो हरी भरी है, उसके ऊपर नीला आकाश, वो कैसे नजर आ रहा है? मानो कोई नीला फलक ने उस श्यामल धरती को अपने ऊपर से ढक रखा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। और जौ और गेहूं की फसल के अंदर बाल आने लग गई है, बाली आने लग गई है। और उनकी बाली आने से धरती मानो खुश हो गई है। धरती मानो रोमांचित सी जान पड़ रही है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभा वाली। और अरहर और सनई, सनई और अरहर के अंदर जो फलियां हैं वो कैसे रंग की हैं? वो सुनहरी रंग की फलियां हैं। वो सूख चुकी हैं, उनके सूख जाने से उनमें जो बीज हैं वो बज रहे हैं। और उन फलियों में बजने वाले बीज किस चीज का आभास करा रहे हैं? मानो किंकणी का आभास करा रहे हैं, करधनी का आभास करा रहे हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभा वाली। अरहर और सनई के जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनके अंदर सुनहरी रंग की जो फलियां हैं वो सूख चुकी हैं और उनमें बीज बजने लगे हैं, जो ऐसा आभास करा रहे हों मानो धरती रूपी युवती ने सुनहरी फलियों की किंकणी धारण की हुई हो। और मानो उन किंकणियों के घुंघरू बजते चल रहे हों। जैसी हवा चलती है तो वैसे ही उनके अंदर जो बीज हैं बजने लगते हैं फलियों के अंदर। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। और सरसों के पौधों में पीले पीले फूल आने लगे हैं, जिससे सारे वातावरण में तैलाक्त गंध व्याप्त हो गई है। सारे वातावरण में तैलाक्त गंध महसूस हो रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तीसी मीन्स अलसी। अलसी के पौधे में कैसे रंग के फूल आते हैं? नीले रंग के फूल आते हैं। तो अलसी के पौधे में निकलने वाले, उगने वाले नीले रंग के फूल कैसा आभास करा रहे हैं कि लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली। मानो हरी भरी धरती के अंदर से नीलम की कली, नीले रंग के रत्न की कली मानो निकल रही हो। नीले रंग का रत्न उस हरी भरी धरती के ऊपर पड़ा हुआ हो, ऐसा आभास करा रहे हैं अलसी के ऊपर आने वाले नीले नीले फूल। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। और पौधों में फूल कैसे हैं? रंग रंग के, विभिन्न रंगों के फूल खिले हुए हैं उन पौधों में, क्योंकि पौधे एक प्रकार के नहीं हैं, अलग अलग फसलों के पौधे हैं। उन अलग अलग फसलों के पौधों में अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं। और उन्हीं में ही मानो मटर का भी पौधा है और उन मटर के पौधों में मटर लटक रही है, मटर की फलियां लटक रही है। तो उन रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर के पौधे में लटकने वाली मटर की फलियां कैसा आभास करा रही हैं? मानो एक युवती अपनी अन्य बहुत सारी सखियों के बीच में सज धज करके आकर खड़ी हो गई हो। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी।
मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। वो मटर की जो पौध है जिसके अंदर मटर की फलियां लटक रही हैं, वो कैसी नजर आ रही हैं? फलियां मखमली नजर आ रही हैं, जो अपने अंदर मटर के बीज छुपाए हुए खड़ी हुई हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रंग रंग की तितलियां रंग रंग के फूलों पर उड़ रही हैं। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे फूल हैं पौधों पर, और उन रंग बिरंगे फूलों के ऊपर भांति भांति की अनेक रंगों की तितलियां उड़ रही हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर और दूसरे फूल पर से तीसरे फूल पर। तो फूलों पर तितलियों का उड़ना कैसा आभास करा रहा है कि मानो फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, मानो फूल स्वयं उड़ उड़ करके एक वृंत से, एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहे हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम के पेड़ की डालियों, मौसम वसंत का आ चुका है। कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु आने पर आम्र के पेड़ की डाली, उस पर मंजरी आ गई हैं, उस पर बौर आ गई हैं, और वो बौर कैसी हैं? रजत स्वर्ण, वो कहीं सुनहरी और चमकीली चांदी जैसी नजर आ रही हैं वो बौर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। और वसंत ऋतु आने पर पीपल और ढाक के पेड़ में से जो पुराने पत्ते हैं वो झरना प्रारंभ हो जाते हैं, वो झड़ने लगते हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल भी उस मौसम में, कौन से मौसम में? वसंत ऋतु में मुग्ध होकर के मानो कूकने लगती है, अपनी मीठी बोली सुनाने लगती है, अपना मीठा गायन सुनाने लगती है। हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। महके कटहल, कटहल के पेड़ में कटहल मानो महकने लग गए हैं, पूरी तरह से फल बड़ा हो चुका है। मुकुलित जामुन, और जामुन के पेड़ में जामुन मानो खिलने लगे हैं, अधखिले की स्थिति में आ गए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो बेर की बेड़ियां हैं उनमें छोटे छोटे बेर आ चुके हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली, और इस वसंत ऋतु में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल आने लगते हैं। आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली जैसे फल और सब्जियां पौधों में या कि फसलों में या पेड़ों में आने लग गए। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूद कैसे आ रहे हैं पेड़ों में? पीले पीले अमरूद आ रहे हैं, और वे पीले पीले अमरूदों में लाल लाल चित्तियां पड़ी। लाल लाल चित्तियां, लाल लाल निशान पड़ने लग गए हैं। वो लाल लाल निशान पड़ना मानो उनके मीठे होने का आभास करा रहे हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। और बेर मानो पक चुके हैं, वो सुनहरे हो चुके हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले के वृक्ष में मानो डाल आंवले के फल से पूरी तरह से लदपद हो रही है, उस पर खूब आंवले आ रहे हैं। लह लह पालक की खेती लहलहा रही है। मह मह धनिया, और धनिये की महक धनिये के खिलने से चारों ओर महक रही है, फैल रही है। लौकी ओ सैम फली फैली, कहीं लौकी आ रही है तो कहीं सैम की फली बेलों में आ रही है।
मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और लाल लाल मखमली जैसे नजर आने वाले जो टमाटर हैं वो भी अब लाल हो चुके हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली और मिर्च के झुंड हरी मिर्च के ऐसे नजर आ रहे हैं मानो मिर्च की बड़ी बड़ी थैलियां मिर्च के पौधों में लटकी हुई हों। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। और गंगा के किनारे जो बालू मिट्टी है वो बालू मिट्टी गंगा के किनारे कैसी पड़ी हुई नजर आ रही है कि मानो बालू के सांप उस गंगा की मिट्टी में बने हुए हों। बालू के सांपों से अंकित, सांप जैसे होने का आभास करा रही है वह बालू रेत जो गंगा के किनारे पर पड़ी हुई है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। और वो रेत जब उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सतरंगी रेत का आभास कराती हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और उस गंगा के तट पर सरपत मीन्स घास तिनके और तरबूजों की खेती जो उगी हुई है वो बड़ी सुंदर नजर आ रही है, वो अच्छी मनमोहक लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और वहीं पर गंगा नदी में जो बगुले खड़े हुए हैं, जो बगुले मौजूद हैं, मानो वो अपने पंजे से अपने सिर को ऐसा खुजलाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि मानो वो अपने पैर की अंगुली से अपने कंघी कर रहे हों। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। और जल के अंदर, पानी के अंदर सुरखाब पक्षी तैर रहा है। सुरखाब का मतलब चकवा पक्षी, चक्रवाक भी नाम होता है इसका। तो तिरते जल में सुरखाब, पानी के अंदर चकवा पक्षी तैर रहा है। और पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। और एक और पक्षी होता है जिसका नाम है मगरोठी। मगरोठी पक्षी की विशेषता होती है कि वो धूप में अलसाया हुआ सा बैठा ही रहता है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह सो रहा हो। तो गंगा नदी के पुलिन मीन्स किनारे पर मगरोठी पक्षी सोता हुआ सा जान पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आलस में डूबा हुआ सो रहा हो। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। हंसमुख हरियाली हिम आतप, हिम मीन्स सर्दी, आतप मीन्स धूप। हिम आतप जो शीतकाल की धूप है, जो सर्दियों की धूप है, वो कैसी लग रही है? हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। जो सर्दियों की धूप उस हरियाली के ऊपर पड़ रही है तो उससे ऐसा लग रहा है कि मानो वह हरियाली भी खुश होकर के, आनंदित होकर के, अलसाई हुई सी मानो सो रही हो, चुपचाप लेटी हुई हो। भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। और उस सर्दी के समय में रात्रि, निशि मीन्स रात्रि, रात्रि कैसी होती है? भीगी अंधियाली, उसमें ओस की बूंदें गिर रही होती हैं जिससे रात्रि भीगी भीगी सी जान पड़ती है। तारक सपनों में से खोए, और तारे आकाश में उस ओस की वजह से कम ही नजर आते हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो तारेगण स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्म। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव कैसा नजर आ रहा है? जैसे मानो मरकत से भरा हुआ कोई डिब्बा हो। मरकत किसे कहते हैं? विभिन्न रत्न होते हैं, उन रत्नों में एक रत्न का नाम है पन्ना, जो हरे रंग का होता है। उस पन्ना को ही मरकत कहते हैं। तो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव की शोभा, गांव की सुषमा उस मरकत के डिब्बे के समान है। क्यों? क्योंकि गांव हरा भरा है, चारों ओर हरियाली है। उस हरियाली युक्त गांव को कवि ने ऐसा बताया है कि मानो एक विशाल डिब्बा जिसमें हरे रंग के पन्ने भरे हुए हों।
जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और जिसके ऊपर आकाश, कैसा आकाश, नीलम नभ, नीले रंग का आकाश आच्छादन ढका हुआ है। वो ऐसा लग रहा है कि मानो उसके ऊपर नीलम, नीलम भी रत्न होता है, ऐसा लग रहा है मानो हरे रंग के पन्ना से भरे हुए डिब्बे के ऊपर नीलम रत्न रूपी आकाश ऊपर से झुका हुआ हो, चादर के समान मानो उसने उसको ढक रखा हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि कह रहा है कि वो दृश्य कैसा है, निरुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। हिमांत, उस हिम के अंत में अर्थात शीतकाल के अंत में दृश्य गांव का, प्रकृति कितनी सुंदर नजर आ रही है कि मानो वह निरुपम हो, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। स्निग्ध शांत और इतनी अच्छी कि निज शोभा से हरता जनमन, कि वह अपने सौंदर्य से मानो लोगों के मन को हर रही हो, हरण कर रही हो। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में कवि ने गांव के सौंदर्य का, प्रकृति के सौंदर्य का, हरियाली का मनमोहक चित्रण किया है।